नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है और उससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी के अकाउंट का बैकग्राउंड पोस्टर भी राममयी हो गया है। नए बैकग्राउंड पोस्टर में जय श्री राम के नारे के साथ ही अयोध्या के राम मंदिर में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तारीख 22 जनवरी 2024 लिखी हुई है। नए बैकग्राउंड पोस्टर में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तस्वीर भी लगाई गई है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर भी पोस्टर में आपको नजर आ रही होगी। तो बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म की जो अपना हैंडल है उसके बैकग्राउंड का पोस्टर बदल दिया है। नया पोस्टर आपके सामने देख सकते हैं आप। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच आपको भगवान राम का भव्य मंदिर नजर आएगा और प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी आपको नजर आएगी। 22 जनवरी माफ कीजिएगा, 22 जनवरी 2024 ये वो तारीख है जब रामलला विराजमान होंगे गर्भगृह में। प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम दिग्गज नेता, तमाम हस्तियां, साधु संत वहां पर पहुंचेंगे और ये कई मायनों में खास है। भोपाल से बड़ी खबर, नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर के बीच विवाद हुआ। विवाद का वीडियो सामने आया है। एम्स भोपाल का बताया जा रहा है वीडियो। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। नर्सिंग स्टाफ के धरने पर बैठने की खबर है। एम्स परिसर में धरने पर बैठा स्टाफ, ऑपरेशन के दौरान हुई थी दोनों में बहस। बर्न एंड प्लास्टिक विभाग की बताई जा रही घटना। डॉक्टर के खिलाफ नर्सिंग स्टाफ ने मोर्चा खोल दिया। डॉक्टर पर स्टाफ से बदतमीजी करने का आरोप है। डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता वासु चौरे जुड़े हुए हैं फोन पर। वासु, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? बिल्कुल सुमित, देखिए राजधानी भोपाल की एम्स हॉस्पिटल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के बीच विवाद हुआ और डॉक्टर के ऊपर बदसलूकी के जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। आज ही का ये पूरा जो घटनाक्रम है वो बताया जा रहा है और जब नर्सिंग स्टाफ की शिकायत पर कोई कार्रवाई डॉक्टर के खिलाफ नहीं की गई, उसके बाद नर्सिंग स्टाफ ने अपना विरोध जताया और विरोध जताते हुए वो एम्स परिसर में ही धरने पर बैठ गए हैं। और हालांकि जो एम्स प्रशासन है वो उनसे लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नर्सिंग स्टाफ का ये आरोप है कि अक्सर उनके साथ इस तरीके की बदतमीजी होती है और सबसे ज्यादा ऐसी घटनाएं बर्न एंड प्लास्टो जो डिपार्टमेंट है एम्स का वहां से निकलकर सामने आती है। बहरहाल सुमित, तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा, देखना होगा कि एम्स स्टाफ की जो मांगे हैं, नर्सिंग स्टाफ की जो मांगे हैं और जो उनके आरोप हैं उनको लेकर एम्स डायरेक्टर का और एम्स के जो आला अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, उनका क्या कुछ रुख रहता है। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उस स्थिति में जो नर्सिंग स्टाफ है वो क्या कुछ कदम उठाता है। अगर वो हड़ताल पे जाते हैं या फिर पुलिस के पास जाते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं एम्स की जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो भी गड़बड़ाने का एक अंदेशा जो है वो बना हुआ है। लेकिन फिलहाल एम्स की तरफ से इस पूरे मामले में अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। उम्मीद हम यही करते हैं कि जो भी विवाद है वो सुलझ जाए, जिससे आम लोगों को वहां पर तकलीफ ना हो। जी ठीक है वासु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बड़वानी से बड़ी खबर, जहां महिला ने मासूम के साथ नदी में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद लोगों ने मासूम की जान बचाई है। बच्ची को बचाने का वीडियो सामने आया है। एसडीआरएफ ने महिला का शव नदी से बरामद किया। मासूम बच्ची की हालत खतरे से बाहर है। पलसूद में कोई नदी पर बने पुल की घटना है। बड़वानी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बच्ची को बचाने का वीडियो सामने आया है। महिला ने मासूम के साथ नदी में छलांग लगा दी थी। मौके पर मौजूद लोगों ने मासूम बच्ची की जान बचाई है और बच्ची को बचाने का वीडियो भी सामने आया है। एसडीआरएफ ने महिला का शव नदी से बरामद किया। मासूम बच्ची की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पलसूद में गोई नदी पर बने पुल की ये पूरी घटना। हाँ ऊपर पाड़ दो। अरे उल्टा पड़ा चाहिए पानी आती जरा के ना देख लो उसमें पानी क्या है। ऊपर पाड़ ना पड़ता है। ऊपर पाड़ दो ऊपर पाड़ दो।
ग्वालियर चंबल की तासीर सिर्फ ताप ही नहीं है, यहां बगावत भी आम है। इस इलाके में 12 सीटें बागियों के चलते फंस गई हैं। 8 सीटों पर बीजेपी परेशान है तो 4 सीटों पर कांग्रेस में घमासान है। देखिए कहां कहां दिक्कत में आ गए हैं दिग्गज। बागी, कहीं बवाल कहीं वरदान। कांग्रेस के लिए 4 चुनौती। बीजेपी के लिए 8 आफत। ग्वालियर चंबल अंचल के मिजाज में बगावत है। जाहिर है चुनाव के सीजन में भी यही तेवर पार्टी का टेंशन बढ़ा रहे हैं। बगावत दोनों ही पार्टियों के लिए बाधा बनी हुई है। क्या बीजेपी क्या कांग्रेस, इन बागियों के चलते केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा, अरविंद सिंह भदौरिया, सुरेश धाकड़, रघुराज कंसाना, बैजनाथ कुशवाहा, संजीव कुशवाहा, डॉक्टर गोविंद सिंह, लक्ष्मण सिंह की सीटों का समीकरण उलझ गया है। ज्यादातर दिग्गजों के लिए बागी परेशानी का सबब है तो कुछ जगहों पर यही बागी चुनावी वैतरणी पार करने का जरिया बनते नजर आ रहे हैं। आंकड़ों की जुबानी देखें तो कांग्रेस के लिए 4 सीटों पर बागियों की चुनौती है, जिनमें से दिमनी सीट पर कांग्रेस के बागी बलबीर दंदोतिया कुछ समय पहले हाथी पर चढ़े और बीएसपी के टिकट पर मैदान में हैं। इधर सुमावली में टिकट मिलने के बाद फिर टिकट काटे जाने से आहत हुए कुलदीप सिकरवार ने बीएसपी ज्वाइन की और चुनावी मैदान का समीकरण ही बिगाड़ दिया। पोहरी की पॉलिटिक्स भी पेचदार हो गई है। पंजे को छिटक कर बीएसपी से मैदान में मौजूद प्रद्युमन वर्मा कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि हॉट सीट डबरा में टिकट न मिलने पर सत्यप्रकाशी परसेंडिया बीएसपी से लड़ रही हैं। उनकी बगावत की आग भी पंजे को ही झुलसा रही है। ऐसा नहीं है कि पंजा फंसा हुआ है और कमल खिलखिला रहा है। बगावत बीजेपी के लिए भी भारी है और 8 सीटों पर बागी पार्टी के लिए मुसीबत बने हुए हैं। सीट के हिसाब से देखें तो भिंड में बीएसपी से वर्तमान विधायक संजीव कुशवाहा ने 2021 में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन टिकट कटते ही फिर हाथी पर सवार हो गए। लाहौर से बीजेपी के कद्दावर नेता रसाल सिंह की नाराजगी और बीएसपी से उनका मैदान में होना पार्टी के लिए भारी पड़ रहा है। वहीं अटेर में बागी मुन्ना सिंह भदौरिया ने साइकिल की सवारी कर दी, जो बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। जबकि दतिया में बीजेपी के अवधेश नायक कांग्रेस में आ गए। यही नायक अब बीजेपी के लिए बाधा बन रहे हैं। जबकि कोलारस बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया, जबकि चाचौड़ा से बीजेपी के पूर्व विधायक ममता मीणा ने झाड़ू थाम ली, जिससे बीजेपी फंस सकती है। श्योपुर सीट पर भी बीजेपी के बिहारी सोलंकी हाथी पर सवार होकर बीजेपी का वोट कुचल सकते हैं। उधर मुरैना में पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह बीएसपी में शामिल होकर अपने बेटे राकेश सिंह को सत्ता तक पहुंचाने के लिए जोर लगा रही हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि 8 सीटों की बगावत का फायदा उसे मिलेगा। कांग्रेस जीत रही है। जहां भी आप देखेंगे त्रिकोणीय मुकाबला है। अधिकतम जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बागी हैं। हर सीट को देख लीजिए आप। श्योपुर से चलिए, कांग्रेस जीत रही है। उसके बाद विजयपुर आ जाए, कांग्रेस जीत रही है। उधर नरेंद्र सिंह तोमर जी की विधानसभा पे चली जाइए, वो तीसरे नंबर पर जा रहे हैं। उधर लाहौर विधानसभा पे चली जाइए, वहां से भाजपा के बागी रसाल सिंह खड़े हुए हैं। केपी सिंह जी की विधानसभा पे चले जाइए, वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ही रणभूमि छोड़कर भाग गए थे। तो आप कहीं भी चले जाइए, डबरा चले जाइए, इमरती देवी जी पिछली बार जितने वोटों से हारी थी उससे 4 गुना वोटों से इस बार हार रही हैं। जिस विधानसभा में हम बैठे हुए हैं उस विधानसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की मामी हार रही हैं। हर जगह कांग्रेस तो जीत रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि ग्वालियर चंबल अंचल की सभी सीटों पर बीजेपी को ही फायदा है, चाहे बागी कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। अटेर में हम ऐसा लगता है कि त्रिकोणीय संघर्ष में हमको थोड़ा सा नुकसान हुआ, मुन्ना सिंह भदौरिया पहुंचा रहे हैं। लेकिन लाहौर की बात करो, लाहौर में रसाल सिंह जी गोविंद सिंह जी को नुकसान कर रहे हैं, गोविंद सिंह चुनाव हार रहे हैं। हम सुमावली की बात करें तो वहाँ कुलदीप सिकरवार, इंदर सिंह कंसाना की मदद कर रहे हैं, कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कांग्रेस के कैंडिडेट थे पहले वो, और काफी समय से तैयारी कर रहे थे। तो जहाँ जहाँ ऐसा लगता है कि त्रिकोणीय संघर्ष और तीसरा व्यक्ति कुछ अच्छी ताकत में है तो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है। बागियों से कितना नफा होगा, कितना नुकसान,
इसके लिए 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा। लेकिन दिग्गज जानते हैं कि एक एक वोट की कीमत क्या है और बागी ये जानते हैं कि कांटे की टक्कर में मुनाफा बागियों का होता है। बाकी सियासत का स्थायी चरित्र यह है कि यहां आस्था सत्ता सुख के हिसाब से बदलती रहती है। इंतजार कीजिए 3 दिसंबर का। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। सागर से बड़ी खबर, जहां गलाकोटा में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल ने गोपाल भार्गव के बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि गोपाल भार्गव को पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं से माफी मांगनी पड़ेगी और बीजेपी उनसे इस्तीफा ले, उन्हें पार्टी से बाहर करे। कहलाता है, इसमें आके क्या कर रही थी? इसके जो ये दोस्त हैं जिनके साथ ये महिला जो खड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी से, ये महिला गलाकोटा के हमारे जो मोहल्ले हैं लालपुरा कहलाता है, इसमें आके क्या कर रही थी? इसके जो ये दोस्त हैं जिनके साथ इसकी फोटो वगैरह हैं, ये महिला जो है, कैसी फोटो है सबसे वीडियो में है, ये महिला वहां से या इनके वो भी जो किसी गांव चोरा ओरा गांव है उसके मित्र हैं, यहाँ पे आके क्या कर रहे थे हमारे नगर में, समझ में नहीं आ रहा है। कुल मिला के मैं इस विषय को समझने का प्रयास कर रहा हूं। तो सुना आपने गोपाल भार्गव को। गोपाल भार्गव के इसी बयान को लेकर ज्योति पटेल ने आपत्ति जाहिर की है। आगे बढ़ते हैं। खंडवा जिले की मांधाता विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह के पिता पूर्व विधायक राजनारायण सिंह का विवादास्पद बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं मर्द नेता हूं और किसी अधिकारी के ट्रांसफर करवाने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि खुद ही उसे सुधारने में भरोसा रखता हूं। बता दें कि कमलनाथ ने चिट्ठी जारी कर ऐसे अधिकारियों की लिस्ट मांगी है जिन पर बीजेपी के एजेंट बनकर काम करने के आरोप हैं। इसी के जवाब में राजनारायण ने ये बात कही। इस मामले पर बीजेपी का रिएक्शन भी सामने आया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हमेशा दोहरी बातें करती है, इनकी सरकार बनती है तो ये तबादला उद्योग को बढ़ावा देते हैं। बात सुनो, राजनारायण सिंह मर्द नेता, राजनारायण सिंह जिंदगी में ट्रांसफर के खिलाफ आदमी है। कोई कितना ही खराब हो ना, उसको यही सुधार देंगे। तो बोल रहे थे कि जो अधिकारी ने काम ठीक नहीं किया उनको कार्रवाई करेंगे। आपने कमलनाथ जी को यही जवाब दिया क्या? किनको? कमलनाथ जी को? नहीं, मैं कमलनाथ जी को ये जवाब क्यों दूं? और मैं खुद कोई चुनाव लड़ा हूं क्या? मेरी बात सुन लो आप भाई। आप एक बात बताओ, मेरा इतिहास उठा लो कि मैंने जिंदगी में कभी ट्रांसफर की चिट्ठियां नहीं लिखी। मानदाता विधानसभा में खास करके 15 और 16 तारीख में जो गुंडागर्दी देखी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लड़ रहे हैं, उनके पक्ष में पूरा प्रशासन पुलिस महकमा लगा हुआ था। एक सामान्य सहज बयान है, उसको इतना गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर वो कहते हैं कि मैं ट्रांसफर में विश्वास नहीं रखता, पर कांग्रेस पार्टी का ज्यादा मेन उद्योग ही सरकार आने के बाद ट्रांसफर उद्योग रहता है। उनकी बात में यही मतभेद आ जाता है कि उनकी सरकार का स्टैंड रहता है, वो सरकार आने के बाद वो ट्रांसफर उद्योग चालू कर देते हैं। मध्य प्रदेश में मतदान खत्म हो चुका है, राजस्थान का रण बाकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान जयपुर पहुंचे और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। इधर कमलनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर सीएम शिवराज पर पलटवार किया। राजस्थान के रण में सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को झूठ की मशीन बताया। वहीं गहलोत सरकार पर जमकर प्रहार किया। भ्रष्टाचार में राजस्थान को नंबर 1 बताते हुए कहा कि सरकारी कार्यालय से पैसा सोना बरस रहा है। राजस्थान को दंगों की आग में झोंक दिया। बुलंदा परोसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार कुशासन का पर्याय है। आप जानते हैं, भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर 1 है। मैं तो हैरान हूं कि सरकार की योजना भवन से करोड़ों रुपया बरामद होते हैं। सोना बरामद ये शायद पहली घटना है कि सरकारी कार्यालय से पैसा और सोना बरामद हो रहा है। अब जल जीवन मिशन इसलिए था कि हर घर पीने का पानी पहुंच जाए, लेकिन लगभग 20,000 करोड़ का जल जीवन घोटाला यहां हो गया। जयपुर में शिवराज के वार का असर भोपाल तक हुआ। कमलनाथ ने पलटवार करने में देर नहीं की। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि शिवराज जी आज
अब मध्य प्रदेश में आपको कोई सुन नहीं रहा तो आप राजस्थान में जाकर अपनी झूठ मशीन का अभियान चला रहे हैं। आप राजस्थान को बताइए कि मध्य प्रदेश को आपने घोटालों में नंबर 1 बना दिया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अब भीतरघातियों पर एक्शन की तैयारी में हैं। दोनों ही दल पार्टी के गद्दारों की जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं और जानकारी मिलते ही इन पर गाज गिराने की तैयारी भी है। मतदान के बाद नतीजों से पहले कांग्रेस बीजेपी नफा नुकसान के गुणा भाग में लगी है। जहां जहां बागियों ने अपना दम दिखाया, भीतर घातियों ने अपना रंग दिखाया, वहां वहां उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कांग्रेस नेता स्वदेश शर्मा ने कहा कि संगठन और प्रत्याशी भीतर घात करने वालों की जानकारी लगातार भेज रहे हैं। पार्टी की अनुशासन समिति सभी शिकायतों की जांच करेगी। दोषी पाए जाने पर ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से हमारे यहाँ एक अनुशासन समिति है और अनुशासन समिति में इस तरह की अगर प्रत्याशियों ने शिकायतें की हैं तो उन पर अनुशासन समिति विचार करेगी। विचार करने के बाद निश्चित रूप से आम सहमति से एक फैसला मिलेगी। वहीं बीजेपी भी भीतर घातियों को लेकर सख्ती के मूड में है। बीजेपी सुशासन से चलने वाला संगठन है। वैसे तो चुनाव के पहले सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी के पक्ष में काम करने के निर्देश दिए गए थे। उसके बाद भी जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के विरोध में काम किया है, ऐसे लोगों की जानकारी संगठन जुटा रहा है। इस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर यदि कोई भी प्रत्याशी या संगठन शिकायत करता है कि फला पदाधिकारी ने, फला व्यक्ति ने पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहा है या विरोधी पार्टी के पक्ष में काम किया, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के ऊपर तो कड़ी कार्रवाई होगी। जो भी इस तरह के नाम सामने आएंगे उनके ऊपर पार्टी की प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। जिसने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है या विरोधी पार्टी का साथ दिया, ऐसे तत्व कतई नहीं बख्शे जाएंगे। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। नतीजों का इंतजार, नफा नुकसान का गुणा भाग। जनता के पिटारे में उम्मीदवारों की किस्मत बंद है, लेकिन अब बागियों और भीतर घातियों को दोनों ही दल बख्शने के मूड में नहीं हैं। जबलपुर IAS मॉड्यूल केस में एनआईए ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। IAS मॉड्यूल केस में एनआईए ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की है, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी IAS के स्लीपर सेल के तौर पर मध्य प्रदेश में नेटवर्क तैयार कर रहे थे। उनकी युवाओं को भड़काने और अपने साथ शामिल करने के बाद हथियार के जरिए हमले की प्लानिंग थी। अगस्त महीने में जांच एजेंसी ने जबलपुर से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। IAS से प्रेरित होकर मुस्लिम युवाओं को भड़काने की साजिश के चलते आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। चार्जशीट में आरोप फंड इकट्ठा करना, युवाओं की भर्ती करना, घातक हथियार खरीदने का भी आरोप, IAS के इशारे पर काम करने का आरोप, आतंक फैलाने की योजना बनाने का जिक्र। सैयद मामूर अली, मोहम्मद आदल खान, मोहम्मद शाहिद और कासिफ खान IAS की विचारधारा से प्रेरित थे। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि चारों आरोपी प्रमुख नेताओं सहित लोकतांत्रिक संस्थानों और व्यक्तियों को निशाना बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। उन पर स्थानीय धार्मिक स्थानों और घरों में बैठकें आयोजित कर साजिश रचने का आरोप भी है। एनआईए की चार्जशीट में IAS के इशारे पर देश में हिंसक हमले कर आतंक फैलाने की योजना बनाने का जिक्र है। उज्जैन में UW ने 2 अरब रुपए के घोटाले में बड़ी कार्रवाई की। कंपनी और 36 फर्जी फर्म के खिलाफ केस दर्ज किया है। 80 लोग आरोपी बनाए गए हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखें। EOW ने उज्जैन में बड़ी कार्रवाई करते हुए 39 फर्जी कंपनियों और 80 लोगों पर 2 अरब के घोटाले का मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने 10 करोड़ रुपए का टैक्स बचाने के लिए फर्जी कंपनियों के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया था। 2 साल पहले इंदौर के एक व्यापारी ने इसकी शिकायत EOW उज्जैन से की थी। इसके बाद आज EOW ने 80 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। जल्द ही जाँच पूरी कर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। ये मामला ऐसा है कि जो अग्रवाल सोया एक्सपेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नीमच एक कंपनी है, इन्होंने अन्य 36 जो फर्में हैं उनको शेल फर्जी फर्में बनाकर उनसे फर्जी DOC का व्यापार दर्शाकर लगभग 2 अरब रुपए का व्यापार दर्शाया है, जिसमें लगभग 10 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी का मामला है। उसके आधार पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया है। उज्जैन EOW निरीक्षक के मुताबिक साल 2019 में GST को अग्रवाल सोया एक्सट्रेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी धावनिया नीमच के खिलाफ करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी की सूचना मिली थी। CGST
इसकी जांच कर रही थी। इंदौर की कपिल ट्रेडिंग कंपनी ने ईओडब्ल्यू को 37 अन्य फर्जी कंपनियों के करोड़ों रुपए की हेराफेरी की शिकायत की। इसमें कपिल ट्रेडिंग कंपनी ने शिकायत की थी और कपिल ट्रेडिंग कंपनी की शिकायत की जांच के आधार पर प्रकरण हमने आगे जांच शुरू की। बाद में पाया गया कि अग्रवाल सोया के साथ कपिल ट्रेडिंग कंपनी भी उसमें मिली हुई है, इसलिए उसको भी आरोपी बनाया। इसमें कुल कितने आरोपी हैं और अभी कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? इसमें लगभग 80 आरोपी हैं भी वर्तमान में पंजीबद्ध हुआ, जिनमें फर्म और उनके संचालकों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। लगभग 36 फर्म है। मामले की जांच में पता चला है कि अग्रवाल सोया संचालक गोपाल सिंघल, दीपक सिंघल सहित करीब 80 लोगों ने धोखाधड़ी के लिए 39 फर्जी कंपनियां बना रखी हैं। इन कंपनियों ने खली और तेल के व्यापार की आड़ में अब तक 2 अरब रुपए का घोटाला किया है। खास बात यह है कि आय के मामले की शिकायतकर्ता कपिल ट्रेडिंग का संचालक भी आरोपी निकला। वजह यह रही कि कपिल भी उक्त फर्जी कंपनियों में शामिल था और उसने कार्रवाई से बचने के लिए शिकायत की थी, लेकिन जांच में उसका झूठ पकड़ा गया। बैतूल में कर्नाटक होमगार्ड के 1400 जवान फंसे हुए हैं। ये सभी होमगार्ड चुनाव ड्यूटी में बैतूल आए थे, लेकिन मतदान के बाद इन्हें वापस भेजने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। होमगार्ड 5 दिनों से बैतूल में ही फंसे हैं। कई जवानों का स्वास्थ्य खराब है या फिर कुछ को पारिवारिक परेशानियां हैं। उचित भोजन नहीं मिलने से भी जवानों को दिक्कतें हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्य प्रदेश दिवस की धूम रही। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए राज्य की परंपरा और संस्कृति को भी पेश किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव अजय तिर्की शामिल हुए। इन्होंने सबसे पहले मध्य प्रदेश पवेलियन का निरीक्षण किया और राज्य के उत्पादों को खूब सराहा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों से बहुत तेजी से आगे निकल गया है। एमएसएमई, स्टार्टअप, कृषि, सड़क या फिर सोलर एनर्जी में भी सबसे आगे है। मध्य प्रदेश जिसको कहते हैं अनस्टॉपेबल मध्य प्रदेश, जिस तरह से गति में है और गति बना चुका है, ये अन्य राज्यों की तुलना में हम बहुत आगे चले जा रहे हैं। और चाहे मैं एमएसएमई की बात करूं, स्टार्टअप्स की बात करूं, किसी भी क्षेत्र, कृषि की बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, रोड्स नेटवर्क की बात करूं या इवन सोलर एनर्जी की बात करूं, हमारा प्रदेश अब बहुत आगे चला गया है। और अब मिशन स्वच्छता और पानी की स्पेशल रिपोर्ट। वर्ल्ड टॉयलेट वीक के दौरान दुनिया भर में लाखों लोगों ने स्वच्छता बनाए रखने की प्रतिज्ञा ली है, ले भी रहे हैं। और इस खास मौके पर आइए देखते हैं भारत का स्वच्छता सफर। भारत के चहुमुखी विकास के स्वर्णिम दौर में 15 अगस्त 2014 का अहम स्थान है। इसी ऐतिहासिक दिन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता को आम आदमी की जीवन शैली में प्रमुखता से अपनाने का आह्वान किया। क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके? डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या हम सबका दायित्व नहीं है? क्या हमारी मां बहनों की इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते? हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, और इसलिए स्वच्छ भारत का एक अभियान इसी 2 अक्टूबर से मुझे आरंभ करना है। यही संकल्प आगे चलकर स्वच्छ भारत मिशन के रूप में शुरू हुआ, जिसने भारत जैसे विशाल देश में शहरों को खुले में शौच से मुक्त बनाने जैसे चुनौतीपूर्ण काम को कर दिखाया। इस दौरान समाज में स्वच्छता को एक विशेष स्थान मिला और ये करिश्मा जन भागीदारी और जन आंदोलन से हासिल हुआ। इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।